हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिडक्स एंड रिडक्स टूलकिट के बारे में। अब चैप्टर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा नोट कि कई बार हम रिडक्स को रिएक्ट का पार्ट समझने लगते हैं, जबकि इन एक्चुअलिटी रिडक्स एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीज है और बिना रिडक्स के भी हम अपना रिएक्ट का कोड लिख सकते हैं। इनफैक्ट रिडक्स को जैसे हम रिएक्ट के साथ यूज करते हैं, वैसे अगर हम एंगुलर जेएस करते हैं या हम व्यू जेएस करते हैं तो उनके साथ भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम सिर्फ प्लेन वेनिला जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो उसके साथ भी हम रिडक्स को यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि जनरली रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज किया जाता है तो कई स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या रिडक्स रिएक्ट का पार्ट है। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि क्या रिडक्स रिएक्ट का पार्ट है तो उसमें हमें बोलना है नहीं, रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है, वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीज है जिसको हम रिएक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो जब हम रिडक्स की बात करते हैं, रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। यानी जब हम जावास्क्रिप्ट की एप्स बनाते हैं तो इसमें हम रिएक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे। अभी तक हमने रिएक्ट के अंदर अपनी वेदर ऐप बनाई है, हमने रिएक्ट के अंदर टू डू लिस्ट बनाई है, तो इन सबको जब हमने बनाया है हमने कुछ स्टेट्स को यूज किया है। यानी इन्फॉर्मेशन को, जो चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक करने के लिए हमने स्टेट्स को यूज किया, हम सेट स्टेट जैसी चीजें करते हैं। तो वहां पर उस स्टेट को मैनेज करने का एक और तरीका होता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड रिडक्स। अब रिडक्स जो है इट इज बिल्ट फॉर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। यानी जनरली एज अ स्टूडेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स या फिर वेबसाइट्स हम रिएक्ट से बनाते हैं उनके अंदर एज सच रिडक्स की कोई नीड नहीं है। इनफैक्ट जो स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस होती है उनके अंदर भी रिडक्स की कोई नीड नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंगली रिडक्स के जो क्रिएटर हैं उन्होंने खुद एक ब्लॉग के अंदर लिखा हुआ है कि कई बार डेवलपर्स क्या करते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट्स के अंदर अननेसेसरीली रिडक्स को यूज करके वो उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से रिडक्स को ब्लेम किया जाता है कि इसने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी प्रोजेक्ट की। जबकि रिडक्स इज टारगेटेड मोर टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हो जाती हैं और स्टेट वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, जो कि जनरली हमारी रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर होता है, जो हमारे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो अभी कंपनीज के अंदर चल रहे हैं, तो उस स्केल पर जनरली हम रिडक्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। तो एज सच जो हम एज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे उनके अंदर हमें रिडक्स को यूज नहीं करना, पर हाँ रिडक्स की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें आइडिया हो कि रिडक्स एक्जैक्टली क्या है, या इनफैक्ट अगर हम इसे और ज्यादा डीप में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ कोर नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो रिडक्स को एज सच हमें अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं करना, इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर स्टेट को मैनेज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब रिडक्स के यूज केसेस क्या है, इसमें से सबसे एक पॉपुलर यूज केस रिडक्स का ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपोनेंट है जो अपने इंटरनल किसी कंपोनेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स, और ये कंपोनेंट क्या करता है, अपने एक और इंटरनल कंपोनेंट को कुछ और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो इस तरीके से हायरार्की के अंदर यानी नेस्टेड फॉर्म के अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉप्स हमें पास करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मल्टीपल प्रॉप्स को पास करने की बजाय, हमारे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, रिडक्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। या फिर इसका एक और पॉपुलर यूज केस ये है कि कई बार जो हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, इसके अंदर एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, और ये तीनों कंपोनेंट किसी स्टेट को शेयर कर रहे हैं। तो इसमें एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट के अंदर स्टेट का शेयर होना, दैट मेक्स द प्रोजेक्ट मोर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे केसेस में भी हम रिडक्स को प्रेफर कर सकते हैं यूज करना। अब जानेंगे कि रिडक्स एग्जैक्टली है क्या। रिडक्स को हम किन केसेस में प्रेफर कर रहे हैं, जब हमारी स्टेट की वजह से चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो मतलब रिडक्स के अंदर स्टेट रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो रिडक्स को जब भी हम यूज कर रहे होते हैं हमारे पास एक सेंट्रल स्टोर बन जाता है। रिडक्स को यूज करने का मतलब है एक सेंट्रल स्टोर को यूज करना, और ये स्टोर क्या करेगा, ये स्टोर हमारे लिए स्टेट को मैनेज करेगा। यानी सारे के सारे जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं वो अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर स्टोर नहीं होंगे, वो स्टोर के अंदर स्टोर होंगे। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया है, एक लोकेलिटी है जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं। अब उन दुकानों की वजह से बहुत ज्यादा केओस हो गया है, तो क्या किया हमने, सारी दुकानों को उठाया और उन्हें एक मॉल के अंदर जाके स्थापित कर दिया। अब वो जो सारी दुकानें हैं वो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट रिलेटेड चीजें हैं। अब क्योंकि सारे लोग सारी चीजों को शेयर करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें अब उन्हें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, यानी मॉल के अंदर मिल जाएंगी। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम है रिडक्स। जब हम बात करें कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम रिडक्स को यूज करेंगे, तो प्रोजेक्ट के अंदर रिडक्स को यूज करने का मतलब होता है कि अब हमें हर कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल स्टेट वेरिएबल्स नहीं चाहिए। इंडिविजुअली हम उनको मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉप्स की तरह मल्टीपल वेरिएबल्स को पास ऑन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सिंगल स्टोर बना लेंगे जिसके अंदर अब हमारा स्टेट मैनेजमेंट होगा, जिसके अंदर अब हमारी स्टेट स्टोर हो रही होगी। तो जब भी हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज करते हैं हमारे पास एक पॉपुलर लाइब्रेरी होती है रिएक्ट रिडक्स नाम से। तो इस लाइब्रेरी की हेल्प से हम रिएक्ट के अंदर रिडक्स को यूज कर सकते हैं। अब रिडक्स के अंदर ही हमारे पास कुछ हेल्पफुल टूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रिडक्स टूलकिट। तो रिडक्स टूलकिट इज द ऑफिशियल रिकमेंडेशन ऑफ राइटिंग रिडक्स कोड। यानी रिडक्स के अंदर कोड किस तरीके से लिखना चाहिए, वो रिडक्स की वेबसाइट पे रिकमेंडेशन ये है कि आप रिडक्स टूलकिट को ही हमेशा यूज करो। तो इसीलिए मैक्सिमम केसेस में, यानी जब भी हम फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वहां पे हम रिडक्स टूलकिट को यूज कर रहे होंगे रिडक्स के कोड को लिखने के लिए। अब आई अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, रिडक्स क्या है, रिडक्स टूलकिट क्या है, सेंट्रल स्टोर क्या है। अब आई अंडरस्टैंड क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिडक्स को पढ़ रहे हैं तो ये सारी की सारी टर्म्स को भी हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि रिडक्स क्या है, रिडक्स टूलकिट क्या है, सेंट्रल स्टोर का क्या मतलब है, स्टेट मैनेजमेंट हो रही है पर एग्जैक्टली क्या मतलब है स्टेट मैनेजमेंट का। तो ये सारी की सारी टर्म्स बिल्कुल कंफ्यूजिंग है एक बिगिनर के लिए। तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन होगा तो। बट आई विल टेल यू कि इस चैप्टर के एंड तक हम समझ जाएंगे कि रिडक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और ये जो टर्म्स अभी हम शुरुआत में बोल रहे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं, इनका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है और इनका क्या यूजेज होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रिडक्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हम बार बार यूज करने वाले हैं, उन टर्म्स के क्या मतलब होते हैं, थ्योरेटिकल मतलब पहले हम समझ रहे होंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली अपने टू डू लिस्ट के एग्जाम्पल की हेल्प से हम
प्रैक्टिकली रिडक्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से रिडक्स यूज होता है और जो टर्म्स हमने सीखी उनके क्या मतलब थे। और इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के बाद दोबारा एक बार हम रिविजिट करेंगे अपनी थ्योरेटिकल टर्म्स को, ताकि हम रिलेशन बना पाए कि शुरू में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी और बाद में हमने जो प्रैक्टिकली कोड लिखकर देखा वो दोनों सेम चीज है क्या। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम बहुत धीरे धीरे करने वाले। हो सकता है कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट करूं, तो मेरे रिपीट करने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि वो चीजें बार बार अगर हम सुनेंगे तो उनके मतलब, उनकी क्लैरिटी, उन चीजों के साथ फेमिलियरिटी हमारी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कुछ टर्म्स चैप्टर के अंदर ऐसे होंगे जिनको मैं बार बार री एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो अभी तक हमने ये सीखा कि रिडक्स हमारी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। जब भी स्टेट को मैनेज करना, जब भी हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता है, स्टेट वेरिएबल्स बढ़ने लगते हैं, तो स्टेट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास रिडक्स होता है, और रिडक्स को हम धीरे धीरे डिटेल में पूरा सीखने वाले हैं। अब रिडक्स को ही यूज करने का तरीका, यानी रिडक्स को ही लिखने का एक तरीका है विद सम हेल्पफुल टूल्स, जिसको हम रिडक्स टूलकिट कहते हैं। तो जब हम रिएक्ट के अंदर रिडक्स का कोड लिखेंगे तो हम रिएक्ट रिडक्स को तो यूज करेंगे, साथ में रिडक्स की टूलकिट को भी हम यूज करेंगे टू राइट आवर रिडक्स कोड। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली इन चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे पास ये हमारा इस तरीके का कुछ वेब पेज था। इस वेब पेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। हो सकता है ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो, इस फर्स्ट मेजर कंपोनेंट के अंदर ये हमारा सेकंड कंपोनेंट हो, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट हो, फोर्थ कंपोनेंट हो, फिफ्थ कंपोनेंट हो। अब ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर और भी इंटरनल नेस्टिंग हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे एक और कंपोनेंट हो, यहाँ पे एक और कंपोनेंट हो, तो ये फर्स्ट के अंदर सेकंड, सेकंड के अंदर हमारा सिक्स्थ कंपोनेंट हो जाएगा। तो नेस्टिंग भी होगी। नेस्टिंग जब भी होती है तो स्टेट वेरिएबल्स को हम प्रॉप्स की तरह पास करते हैं, चीजें कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं। या हो सकता है ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये किसी कॉमन स्टेट वेरिएबल को शेयर कर रहे हो, तो ऐसे केसेस के अंदर स्टेट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेट को हर इंडिविजुअल कंपोनेंट खुद मैनेज करें, यानी हर कोई अपनी इंडिविजुअल दुकान चला रहा हो, उससे बेटर हम क्या करते हैं, एक कॉमन सिस्टम ले आते हैं, सेंट्रल सिस्टम ले आते हैं। सेंट्रल सिस्टम जैसे मॉल बना दिया हमने, अब उसी के अंदर सारे स्टोर्स एंड सारी दुकानें आ गई। तो इसे हम रिडक्स की भाषा में कहते हैं हमारा स्टोर। व्हाट इज स्टोर? स्टोर इज अ सेंट्रल लाइब्रेरी दैट स्टोर्स द स्टेट, जो हमारी स्टेट को स्टोर करता है। और ये स्टोर कुछ नहीं है, ये बस एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टोर कह दिया। फॉर एग्जांपल, पहले अगर हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे होता जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हम स्टोर कराना चाह रहे होते, साथ के साथ हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल होता इज डन। लेट्स सपोज इज डन इज आवर बूलियन वेरिएबल जिसकी वैल्यू है ट्रू। इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर होता, एज 18, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो हर कंपोनेंट के पास इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इस कंपोनेंट का स्टेट वेरिएबल इज डन होता, यहाँ पे इज डन भी यूज हो रहा है, ये एरे भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल कॉमन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस एरे को भी स्टोर करेंगे, इस डन को भी स्टोर करेंगे, इस एज को भी स्टोर करेंगे, और इस सिंगल ऑब्जेक्ट को हम एक नाम दे देंगे विच विल बी स्टोर। तो ये जो स्टोर हम कह रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी, ये कुछ नहीं है, ये बस एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अब सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स आ जाएंगे। और अब जितने भी सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं स्टोर के अंदर, उन सब को सारे के सारे कंपोनेंट्स एक्सेस कर पाएंगे। तो जिस भी कंपोनेंट से हम कोई भी स्टेट चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं और उसे अपने कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से एक तरीका है बिल्कुल बिगिनर लेवल पे रिडक्स को समझने का, कि हम ये करने की कोशिश करेंगे अपने कोड के अंदर कि सारे स्टेट वेरिएबल्स को उठाएंगे, उसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कह देंगे। अब कोई भी कंपोनेंट इस कॉमन ऑब्जेक्ट को यानी इस कॉमन स्टोर को यूज कर सकता है। तो यहां से तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे स्टोर का क्या मतलब होता है। इसके बाद एक और चीज आती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपोनेंट के पास अगर कोई भी स्टेट वेरिएबल है तो हमें पता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी जो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को बिल्ड करते आ रहे हैं, उसमें डायरेक्टली स्टेट को चेंज कर पाना, स्टेट को म्यूटेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हमारे पास कोई स्टेट वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू के अंदर है 15, और इस 15 को अगर मुझे 20 बनाना है तो सिंपली हम a इज इक्वल टू 20 ऐसे नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम अपना सेट स्टेट वाले फंक्शंस को कॉल करते हैं एंड उसके अंदर हम अपनी स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, यानी स्टेट की अपडेटेड, स्टेट की नई वैल्यू को पास कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टेट चेंज की जाती है। इस तरीके से स्टेट को हम म्यूटेट करते हैं, डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करते फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम रिडक्स के अंदर भी यूज करते हैं। यानी ठीक है, हमने मान लिया हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स को हम सेव कर देंगे, पर उनको हम डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कंपोनेंट 2 आया और उसने स्टेट वेरिएबल को डायरेक्टली यहाँ पे म्यूटेट कर दिया स्टोर के अंदर। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेट स्टेट वाला फंक्शन होता है या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, वैसे ही रिडक्स के अंदर भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं टू म्यूटेट। म्यूटेट कहने का मतलब है जब भी हम स्टोर के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो उसको चेंज करने का काम करते हैं। हम डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकते, हमें फंक्शन के थ्रू ही म्यूटेट करना पड़ेगा, और इन फंक्शंस को हम कहते हैं रिड्यूसर्स। तो जब भी स्टोर इमेजिन करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेंगे, जब भी रिड्यूसर्स को इमेजिन करेंगे तो एक फंक्शंस को इमेजिन करेंगे। जैसा सेट स्टेट वाला काम होता है, कुछ उसी तरीके का काम हमारे रिड्यूसर्स फंक्शन करेंगे। अब क्योंकि स्टोर के अंदर तो सारी की सारी स्टेट स्टोर हो रही है, यानी मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डेटा है जो हमारे स्टोर के अंदर स्टोर होगा, तो रिड्यूसर को कैसे पता चले कि उसे कौन सी स्टेट को मैनिपुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और कि जरूरी नहीं है रिड्यूसर एक ही हो, एक रिड्यूसर भी हो सकता है, हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारा स्टोर है, स्टोर के अंदर एक वैल्यू है a, एक वैल्यू है b, एक वैल्यू है c। अब अगर हमें चाहिए कि सिर्फ a अलग से मैनिपुलेट हो, a को म्यूटेट करने के लिए हम एक अलग रिड्यूसर बना सकते हैं, b को मैनिपुलेट करने के लिए अलग रिड्यूसर बना सकते हैं, c को मैनिपुलेट करने के लिए अलग रिड्यूसर बना सकते हैं, या इनफैक्ट a के अंदर ही मल्टीपल काम करने के लिए हम अलग रिड्यूसर्स बना सकते हैं। तो रिड्यूसर्स आर बेसिकली फंक्शंस व्हिच डू द वर्क ऑफ म्यूटेटिंग द स्टेट। तो इसीलिए रिड्यूसर को हमें दो इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। एक तो रिड्यूसर को हमें बताना होता है कि कौन सी स्टेट को चेंज करना है।
अगर हमें म्यूटेशन चाहिए तो एग्जैक्टली स्टोर के अंदर जाके हमें किस स्टेट को म्यूटेट करना है, एक ये इन्फॉर्मेशन इसे हम एज एन आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर पास करते हैं, और दूसरा हमें रिड्यूसर को बताना पड़ता है कि किस एक्शन के बेसिस पर हमें काम करना चाहिए। तो एक नई टर्म रिडक्स के अंदर आती है हमारे पास एक्शन। एक्शन को हम इवेंट की तरह सोच सकते हैं। इवेंट जैसे होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमने एक बटन को क्लिक किया वो हमारे पास एक इवेंट होता है, हमने कुछ और काम किया वो हमारे पास एक इवेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्शंस होते हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारा एक्शन कुछ भी हो सकता है। हमारा एक्शन ये भी हो सकता है कि हमने इंस्टाग्राम की ऐप अगर बनाई है तो अगर एक यूजर ने दूसरे किसी यूजर को फॉलो कर लिया तो उसके फॉलोअर्स का काउंट बढ़ा दो, तो किसी को नए यूजर को फॉलो करना एक एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अमेजॉन की वेबसाइट बनाई है, अमेजॉन के ऊपर हमने एक नए आइटम को कार्ट के अंदर ऐड कर दिया, तो वो अपने आप में एक एक्शन हो सकता है। उस एक्शन से कुछ रिजल्ट निकलेगा। उस एक्शन से क्या होगा, जैसे ही नया आइटम कार्ट के अंदर ऐड हुआ हमारा कार्ट का काउंट अपडेट हो जाएगा, हमारा जो फाइनल टोटल प्राइस है उसके अंदर उस आइटम का प्राइस ऐड हो जाएगा। तो मल्टीपल जगह चेंजेस होंगे। अब ये मल्टीपल जगह चेंजेस जब हम करते हैं तो उसमें अगर हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हो ना, या मल्टीपल कंपोनेंट्स बिना रिडक्स के अगर सेम वेरिएबल को भी यूज कर रहे हो तो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे केसेस में जब फॉर एग्जांपल हमने नए आइटम को ऐड कर दिया, अब हमें एक साथ कार्ट वाले कंपोनेंट के अंदर भी चेंज चाहिए, एक साथ हमें पेमेंट वाले कंपोनेंट के अंदर भी चेंज चाहिए, तो सेंट्रल जगह चेंज हुआ, एक जगह चेंज हुआ और मल्टीपल जगह वो चेंज प्रोपेगेट हो गया, मल्टीपल जगह उसका रिजल्ट दिख गया। इस तरीके के यूज केसेस के लिए हम अपने रिडक्स को यूज करते हैं। यानी एक सेंट्रल जगह हमने स्टेट मेंटेन कर ली और जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म हो गया, एक नई आइटम का ऐड होने का एक्शन, एक नए फॉलोअर के ऐड होने का एक्शन, तो इस तरीके के एक्शन से मल्टीपल जगह हम अपना रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो एक्शंस आर लाइक इवेंट्स इन रिडक्स।